गुड आफ्टरनून ये स्टूडेंट्स। आपका जो हिस्टोरियोग्राफी वाला पेपर है, फर्स्ट पेपर जो आपका है हिस्टोरियोग्राफी मेथोडोलॉजी वाला, उसमें मैंने आपकी लास्ट यूनिट से एक टॉपिक लिया है जिसमें थॉट्स ऑफ नॉन इंडियन हिस्टोरियंस ऑन इंडियन हिस्ट्री है। एंड इन दिस यूनिट आई हैव टेकन अप द टॉपिक ऑफ जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश हिस्टोरियन थे और उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। जेम्स मिल की किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बहुचर्चित रही है और काफी इसको लेके क्रिटिसिज्म भी हुआ है। और जेम्स मिल, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कि एक स्कॉटिश बॉर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और इनका पीरियड 1773 से लेके 1836 तक का है और पॉलिटिकल फिलोसोफर के तौर पे इनको जाना जाता है। और इनके जीवन पे दो लोगों ने बहुत प्रभाव डाला। एक इनके दोस्त जेरेमी बेंथम और एक इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिकार्डो। तो इन दोनों का महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो जेम्स मिल पे पड़ा है। और जेम्स मिल के पुत्र स्टुअर्ट को भी जो है वो बहुत जानते हैं। स्टुअर्ट मिल जो है वो भी बहुत फेमस हुए। तो इनका संबंध जैसे कि स्कॉटलैंड से था और बड़े हम्बल बैकग्राउंड के थे। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी मदर ने इनको एनकरेज किया पढ़ने के लिए और इन्होंने वहीं से यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मिल 1802 में लंदन आ गए और लंदन में ही बिगेन हिज कैरियर एज ए राइटर ऑफ पेम्फलेट्स, आर्टिकल्स एंड ही रोट बुक्स ऑल्सो। और बहुत दिनों तक एक वो जर्नल से भी जुड़े रहे और जर्नल्स में भी उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे। और इन्होंने इकोनॉमिक्स पे भी लिखा। इनके और अन्य काम भी हैं इसमें, जैसे कि एक किताब है उनकी एन एनालिसिस ऑफ द फिनोमेना ऑफ ह्यूमन माइंड। और इसके अलावा इनकी जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो जो है वो 6 वॉल्यूम्स में है। और एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी उन्होंने लिखा, जिसमें जो है गार्डियन फिलोसफी इकोनॉमिक्स जो है वो साफ तौर पे दिखाई देती है। इन्होंने इकोनॉमिक्स में ब्रिटिश फॉर्म लॉज के ऊपर भी जो है वो जो अपनी ये अभिव्यक्ति की थी, कैसे जो है इस पे से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा देनी चाहिए। तो काफी पढ़े लिखे आदमी थे। और इनकी फिलॉसफी जो है यूटिलिटेरियन फिलॉसफी इनकी नहीं थी, ये जेरेमी बेंथम की थी, जो इंग्लिश फिलोसोफर थे। लेकिन उसको पॉपुलर करने में जेम्स मिल का काफी बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह से डेविड रिकार्डो की इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज थी उनको भी पॉपुलर करने में जेम्स मिल का बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यूटिलिटेरियन फिलोसफी क्या होती है। जेरेमी बेंथम का, जिन्होंने जो इसके प्रोपाउंडर थे, उनका ये मानना था कि मनुष्य जो है वो चाहता है, मतलब वो अपनी खुशियों के लिए जीता है। वो चाहता है कि जीवन में खुशियां मिले, पेन ना हो, दुख ना हो। और इसीलिए ऐसी चीजें जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए की जाती हैं, जो उपयोगी हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इनकी यूटिलिटी है उनको रखना चाहिए समाज में, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी हमारे लिए बहुत उपयोगिता है, यानी उसकी यूटिलिटी है। और जो चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए नहीं है, जिनसे कोई खुशी नहीं मिलती है, उसका त्याग कर देना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। बेसिकली ये इस तरह की फिलोसफी है। तो जेम्स मिल का संबंध दोनों चीजों से है कि जो किताब उन्होंने लिखी ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो 6 वॉल्यूम्स में है। उसमें उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को लागू करने की कोशिश की है। और उनको एक इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर के रूप में भी जाना जाता है, दोनों तरह से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा, यूटिलिटेरियन फिलोसोफर के रूप में भी जाना जाता है और एक इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि उनका पूरा जो ऑब्जेक्टिव था लिखने का,
वो ये था कि वो ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाना चाहते थे और ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करना चाहते थे, यही उनका ऑब्जेक्टिव था। तो इसलिए वो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो ये बुक है, इसको जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है, इट डील्स विद दी हाउ ब्रिटिश इंटरैक्शंस बिगेन, कैसे इंडिया में ब्रिटिश इंटरैक्शन शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मर्चेंट के भारत में आने से शुरुआत की है। उसके बाद फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में आई, कैसे एस्टेब्लिश हुई, क्या क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये इनका पूरा फर्स्ट वॉल्यूम में इसका डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद जो सेकेंड वॉल्यूम है, इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, एक तरह से इंडिया के पास्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें भारत के कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, रिलीजन के बारे में, इन सब चीजों से सेकेंड वॉल्यूम डील करता है। और थर्ड वॉल्यूम जो है स्पेशली इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट से शुरू होता है, 9th सेंचुरी से शुरू होता है, और पूरा टर्किश पीरियड इसमें दिया गया है, सल्तनत पीरियड दिया गया है, मुगल पीरियड पे भी डिस्कशन है, और मुगल पीरियड पे ही एंड होता है। और लास्ट में एक चैप्टर है, द बुक एंड्स विद अ चैप्टर व्हिच इज टाइटल्ड एज ए कंपैरिजन ऑफ द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन अमंग द मोहम्मदन कॉन्करर्स ऑफ इंडिया विद द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन अमंग द हिंदूज। तो उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने किया है हिंदू और मुस्लिम सिविलाइजेशन का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की है, टर्मिनोलॉजी यूज की है, जिसमें उन्होंने हिंदू पीरियड, एंशिएंट पीरियड को उन्होंने हिंदू पीरियड कह के डेजिग्नेट किया है, और जो टर्किश पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, उसको मुस्लिम पीरियड कह के डेजिग्नेट किया है, और जो तीसरा फेज है उसको वो ब्रिटिश पीरियड कहते हैं, उसको क्रिश्चियन पीरियड नहीं कहते, उसको ब्रिटिश पीरियड कह के उन्होंने रेफर किया है। और किताब में मैप्स भी दिए गए हैं, सब वॉल्यूम्स में मैप भी हैं। और इसके अलावा जो लास्ट के 3 वॉल्यूम्स हैं वो फिर जैसे बुक 4 है, 5 और 6 है, इट डील्स विद द एक्सपेंशन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये तीनों जो वॉल्यूम्स हैं ये ब्रिटिश एक्सपेंशन से कंसोलिडेशन, कैसे उनको पावर, ये उससे डील करते हैं। और जैसे मैंने कहा मैप्स भी दिए उन्होंने, ग्लॉसरी भी टर्म्स की दी हुई है, ये सब चीजें हैं। तो ये अब पहले तो मैं ये डिस्कस कर दूं कि भारत में जब बैटल ऑफ प्लासी जब हुई, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद the major question that confronted the East India Company was that how it should be governed, how the country should be governed, कि किस तरह का मेथड जो है वो कंट्री को गवर्न करने के लिए अपनाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नया एम्पायर था, दूसरी तरह के लोग थे। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द एम्पायर, प्री म्यूटनी पीरियड जो था, उसमें देयर वर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। 2 तरह की व्यूज थी जो लोगों की थी। इनमें से जो फर्स्ट स्कूल जिसको हम कहते हैं, टू कंप्राइज सर्टेन मेन दोज हु आर कंसीडर्ड टू बी द लिबरल माइंडेड, जिसमें कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और एक टर्म इस्तेमाल की गई जिनको प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, लाइक विलिकिंस, जोन्स, कोलब्रुक, और बाद में उनको फॉलो किया दूसरे लोगों ने भी, जो एल्किंस्टन है, मुनरो, मेल्कम है, एच विल्सन है। These were the people who had a high opinion of early Hindu civilization, and they thought if any change is to be brought in Indian life, it should be brought slowly and gradually, and with respect to their own institutions. अगर भारत में कोई भी सुधार या परिवर्तन लाना है, तो भारत की सभ्यता के प्रति, उनके लोगों के प्रति आदर भाव दिखाते हुए और ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन इसी तरह की सिंपैथी कुछ दूसरे लोगों में नहीं थी, जो दूसरा ग्रुप था या दूसरे स्कूल ऑफ थॉट था, वो लोग इस तरह से नहीं सोचते थे कि चेंज जो है वो इस तरह से लाना चाहिए। तो इस ग्रुप में जो लोग शामिल थे उसमें जॉन शोर थे, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो गवर्नर जनरल हुए थे वो थे, उनके फ्रेंड थे चार्ल्स ग्रांट थे, और बहुत सारी मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज थी जिनको हम इवेंजेलिकल
व्यूज कहते हैं इवेंजेलिकल क्रिश्चियन मिशनरीज के कहते हैं. And they believed that the remedy to the Indian state of affairs was the application of Christianity and Western education. कि अगर भारत में रिफॉर्म्स लाने चाहिए तो हमको क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, यहाँ पे पॉपुलर करना चाहिए, और जो पश्चिमी एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए. और इस तरह की व्यूज जो मिशनरीज की भी थी, और वो ये सोचते थे कि ऐसा जो है वो एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं, और ब्रिटिश कानून बना के, लॉज बना के इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. ये उनका व्यू पॉइंट था. तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है, जो एक आइडियोलॉजिकल बेसिस जो था वो मिल की किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने प्रोवाइड किया. तो ये आइडियोलॉजी थी, मतलब कि किस तरह से भारत में जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, क्योंकि ये लोग तो इंपीरियलिस्ट पावर थे, इन्होंने कब्जा एक तरह से किया था, लेकिन उस कब्जे को कैसे जस्टिफाई किया जाए. तो ये मिल ने इस किताब में अपनी इस तरह की चीज दिखाने की कोशिश की है कि जैसे भारत जो है वो बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में था, उसकी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं थी. उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा गया कि 18वीं सेंचुरी का जो पीरियड था वो यूरोप में बहुत प्रोग्रेसिव पीरियड था. उस एज को एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है, रीजनिंग का पीरियड है, लॉजिक का पीरियड है, बस इतनी प्रोग्रेस कर चुका था. उसके कंपैरिजन में कुछ कंट्रीज जो है वैसी नहीं थी, पिछड़ी हुई थी. तो भारत को एक दूसरी अवस्था में दिखाया गया, पिछड़ी हुई अवस्था में दिखाया गया, उसकी सभ्यता को इस तरह से दिखाया गया. और मेन ऑब्जेक्टिव ये था मिलकर कि ये दिखाया जाए कि हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज दैट कैसे कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स को भारत के कॉन्टेक्स्ट में एस्टेब्लिश किया जाए. सो ही सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया बाय फॉलोइंग सच प्रिंसिपल्स. ये जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी थी, जैसे उसके अनुसार अगर ऐसी संस्थाएं, या तो जो संस्थाएं ऐसी नहीं है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए या हैप्पीनेस के लिए लीड करें, उनको या तो खत्म कर दिया जाए, या फिर अगर उनमें सुधार हो सकता है, रिफॉर्म हो सकता है, और रिफॉर्म करके उनको यूज किया जा सकता है, तो उनको इस तरह से यूज किया जाए. तो भारत के संदर्भ में इन्होंने यही दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से हिंदू सोसाइटी जो प्रोग्रेसिव नहीं थी उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, और उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ईसाई धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रयोग में लाना चाहिए. और इन लोगों को, जॉन शोर है, चार्ल्स ग्रांट है, इनको मिशनरीज का भी पूरा समर्थन मिला, क्योंकि वो भी उसी विचारों वाली थी. तो इन्होंने जो जिस जिस सिद्धांत की हम लोग बात कर रहे हैं, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी या उपयोगितावादी सिद्धांत, इसको एक नया, मतलब एक सहयोगी के रूप में देखा, हमको उससे सपोर्ट मिल गया. और इसलिए मिल की जो किताब है, अब आप समझते होंगे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली वो यही था कि किस तरह से इस उपयोगितावादी सिद्धांत को, यानी यूटिलिटेरियन फिलॉसफी को प्रयोग में लाया जाए. और इसलिए इन्होंने मिलने जो है कैसे समाज का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण किया था उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के तौर पे, और तुलनात्मक अध्ययन किया, और ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी दिए उन्होंने. जब कंपेयर किया तो लास्ट चैप्टर में, जिसमें मैंने पढ़ा, जहाँ बहुत ही एंड हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक चैप्टर लिखा जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि मुस्लिम सिविलाइजेशन जो है, मुस्लिम रूल जो है वो हिंदू रूल से बेहतर था, और फिर लास्ट में ये कहा कि इवन ब्रिटिश रूल जो है इन दोनों रूल से बेहतर था. और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप जब अपनी पिछड़ी अवस्था में जो माना जाता है कि मतलब फ्यूडलिज्म वाली जो एज थी, वो फ्यूडलिज्म वाली एज में भी या सामंतवादी युग में भी भारत से ज्यादा प्रोग्रेसिव था. तो पूरी तौर पे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत की हालत अच्छी नहीं थी, उसकी दशा अच्छी नहीं थी, उसमें जरूरी था कि किस तरह से रिफॉर्म लाया जाए, और ये रिफॉर्म जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया. तो जो मिल्की हिस्ट्री का जो सेकंड वॉल्यूम है, इट इज फुल ऑफ मॉरल जजमेंट्स. उसमें उन्होंने पूरे अपने जजमेंट्स या अपने निर्णय दिए हैं, अपने निष्कर्ष निकाले हैं, लाइक बाय डीलिंग विद एंशिएंट हिस्ट्री he has talked about the chronology, the classification of society, society के, समाज के वर्गीकरण के बारे में उन्होंने बात किया है, क्रमबद्धता के बारे में बात किया है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात किया है,
और रेवेन्यू सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, रिलीजियस, मैनर, कस्टम, इन सब के उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए हैं। तो इसी को मतलब देखते हुए उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है उसी के संदर्भ में मैंने आपसे बात की। उन्होंने उसको जब यूरोप से कंपेयर किया तो वो कहते हैं कि फ्यूडल एज में भी जो है वो भारत ज्यादा वो अच्छी अवस्था में था। तो इस तरह से मिल को इस किताब के लिखने में जो है बहुत फायदा भी हुआ। इन्होंने क्योंकि ब्रिटिश रूल को प्रेज किया था, तो लंदन में ये लंदन के अपने ईस्ट इंडिया ऑफिस में पहले ही कार्यरत थे, लेकिन इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत खुश होकर बहुत अच्छी पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया। और दूसरी किताब मिल के बारे में दूसरी बात यह है कि मिल ने जिस तरह का अकाउंट लिखा, जैसे जब हम आपके बात करते हैं कि सोर्सेज क्या होनी चाहिए, तो जब हम बात करते हैं कि किस तरह की सोर्सेज यूज किए, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ही दूसरा था इस किताब को लिखने का उद्देश्य। इसमें ये था कि किस तरह से जो इन्होंने नियंत्रण किया भारत पे उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सके। और मिल ने कोई भी ऐसे दस्तावेज भारत से मंगा के नहीं यूज किए, उन्होंने लंदन में ही बैठे बैठे ये किताब लिखी। और 1806 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, लगभग 1817 में पब्लिश हुई है। और उन्होंने जैसे मैंने कहा कोई ऐसे ओरिजिनल दस्तावेज नहीं यूज किए, ना ही कोई प्राइमरी सोर्सेज उन्होंने इसके लिए यूज किए। उनको यूरोपियन लैंग्वेज में जो भी किताबें वहाँ यूरोप में वहीं लंदन में मिल गई थी, उन्होंने उसी तरह की किताबों का यूज किया। और इसके लिए इवन यहाँ जो ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने जिन्होंने पढ़ा था, जो भारत के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उनसे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। He had only contempt for William Jones and other Orientalists who had learned the Indian language and they had enriched their accounts by using primary sources. And he only used travelers records. उन्होंने बहुत सारे ऐसे travelers के रिकॉर्ड यूज करे, और इस तरह से जो जैसे रॉबर्ट ओमे है, इनका अकाउंट यूज किया, which was quite partial. बुकानन है, टेनेंट है, टाइटलर, ऐसे लोग जो भारत के प्रति बायस थे, जो अकाउंट्स इनके राइटर्स के, उनके ही अकाउंट्स को यूज किया, बिकॉज ही वाज हाईली selective in the use of evidence. So he cited those testimony which were hostile to the Hindus and corrected such texts which presented a very negative picture of the Hindus. तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि मिल का जो अकाउंट है वो ऑब्जेक्टिव अकाउंट नहीं है, वो एक वस्तुनिष्ठ अकाउंट नहीं है। और मिल जो है वो अपने निष्कर्षों पर पहले ही पहुंच चुके थे, तो अपनी जिससे पहले वो लिखने से पहले ही एक तरह से कंक्लूड कर चुके थे, और उनको सिर्फ थोड़ी चीजें ही ऐसी चाहिए थी जिससे कि वो अपनी धारणाओं की पुष्टि कर सके। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनको जो है वो बहुत प्रेज किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत प्रेज किया, उनको बहुत अच्छी पोस्ट पे उनको और अच्छा प्रमोशन वगैरह मिल गया। लेकिन उनके एक ही क्रिटिक थे, और उसके सबसे बड़े क्रिटिक एक एच एच विल्सन थे, जो ओरिएंटलिस्ट में जिनका नाम आता है। और उन्होंने ये बात कही कि मिल की जो किताब है, he pointed out its bad impact on people. उन्होंने कहा कि ये जो है जो लोग शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उनके बीच और जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, उनके बीच जो एक समानुभूति होती है, जो एक सिंपैथी होती है, ये किताब उस चीज को जो है उसका एक जो है वो उसको खत्म कर रही है। और इसके अलावा ये इस चीज को जस्टिफाई कर रही है जिसमें कि जो विशेष पद है वो सिर्फ कुछ ही लोगों की मोनोपोली बन जाएंगे, पावर ऑफ पोजीशन पे खाली वही लोग बैठेंगे जिनकी अपनी मोनोपोली। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये इंगित किया कि इट इज स्प्रेडिंग हेट्रेड टुवर्ड्स द इंडियंस। इस किताब का जो एक दुष्प्रभाव होगा कि इससे जो है इंडियंस जो है वो प्रभावित होंगे। हालांकि जैसे लॉर्ड मैकाले हैं, तो मैकाले ने इसको बहुत प्रेज किया, और उन्होंने कहा कि मतलब इसमें गिबन ने जो वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी थी उसके बाद आने वाला ये दूसरा ऐसा काम है जो इतना फेमस हुआ। तो आपको इतना पता लग गया, आप इसमें खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म का
अकाउंट है और इसको हम मिल को हम यूटिलिटेरियन हिस्टोरियन या फिलोसफर भी कहते हैं और इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर के नाम से इन्हें जाना जाता है।